मेष लगन में चंद्रदेव अष्टम स्थान में। जय माता की मित्रों, आज बात करेंगे चंद्रदेव अगर मेष लगन में अष्टम स्थान में विराजमान हो तो आपको कैसे फल प्राप्त होते हैं। अगर किसी के भी कुंडली में मेष लगन की कुंडली और चंद्रदेव अष्टम स्थान में विराजमान होते हैं तो शायद जब भी आपने कभी कोई कुंडली दिखाई होगी अपनी, तो आपको डायरेक्ट बोल दिया गया होगा कि आपका चंद्रमा नीच स्थान में है, आपको चंद्र दोष से आप प्रभावित हैं, आप ये करो वो करो। किसी के ऊपर कुछ बोलना या ज्योतिष जैसे विषय के अंदर कुछ और तरह से बोलना, ये न तो हम कभी अपने आप को इसमें सही मानते हैं और न हम किसी को ये बोलते हैं कि आपकी जन्मपत्री में ये ग्रह नीच है और उसकी वजह से आपको ये पीड़ा आ रही है। क्यों? उसका एक कारण है। चाहे ग्रह नीच हो, चाहे ग्रह ऊंच हो, चाहे वर्गोत्तमी हो और चाहे ग्रह गलत स्थानों पे विराजमान हो, जो बोला जाता है आपके छठे स्थान, आठवें स्थान और 12वें स्थान। और जिस तरह का डर या भय हम लोगों को सुनने को मिलता है और सामने वाला उस डर भय की वजह से पहले से अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो और ज़्यादा भयभीत होता है। तो उसी का हम लोग आज कोशिश करेंगे कि अष्टम स्थान में अगर चंद्रदेव विराजमान हो मेष लगन में तो कैसे फल प्राप्त हो सकते हैं। क्या जो बताया गया है या जो किसी ने कोई तकलीफ भोगी है तो क्या वो उसकी वजह से भोगी है। जैसा कि पाठ का नियम है उसी के अनुसार चलते हैं। आपकी अष्टम स्थान में वृश्चिक राशि आएगी और वृश्चिक राशि के अंतर्गत विशाखा नक्षत्र का चतुर्थ चरण आएगा पहले, और उसका स्वामित्व गुरुदेव को प्राप्त है। उसके बाद में अनुराधा नक्षत्र के चारों चरण आएंगे, उसका स्वामित्व शनिदेव को प्राप्त है। फिर ज्येष्ठा नक्षत्र के चारों चरण आएंगे जिसका स्वामित्व बुध देव को प्राप्त है। नवमांश अगर 3.20 डिग्री तक चंद्रमा आपकी वृश्चिक राशि में अष्टम स्थान में विराजमान है तो कर्क के नवमांश में रहेंगे। उसके बाद में 6.40 डिग्री तक सिंह के नवमांश में, फिर 10 डिग्री तक कन्या के नवमांश में, फिर 13.20 डिग्री तक तुला के नवमांश में, फिर 16.40 डिग्री तक वृश्चिक के ही नवमांश में रहेंगे। और वृश्चिक राशि में रह के वृश्चिक के नवमांश में होने से यहाँ पे वर्गोत्तमी हो जाती। उसके बाद में 20 डिग्री तक धनु के नवमांश में, फिर 23.20 डिग्री तक मकर के नवमांश में, फिर 26.40 डिग्री तक कुंभ के नवमांश में, फिर 30 डिग्री तक मीन के नवमांश में। कारक भाव चतुर्थ है, जैसा कि सब वीडियो में हमने बताया है। अंश बल में समराशि है तो पहले 6 अंश तक मृतावस्था में, उसके बाद में 12 अंश तक वृद्धावस्था में, फिर 18 अंश तक युवावस्था में, फिर 24 अंश तक कुम्हारावस्था में, फिर 30 अंश तक बाल्यावस्था में। ये सब पाठों के पहले ये सब हमने बताना चालू किया है और साथ में आपको इस चीज़ का लिखा हुआ स्क्रीनशॉट भी दे रहे हैं। उसका कारण यही है कि जो भी ज्योतिष को सीखना चाहता है, समझना चाहता है, और चैनल का मकसद भी यही है, तो उनको ये चीज़ें याद हो जाए ज़बानी, वो लोग नोट भी कर सके, स्क्रीनशॉट भी रख सके अपने आप और सुन भी सके। तो जितना जल्दी याद होता है और जिस चीज़ को हम लोग रिपीट बार बार सुनते हैं वो चीज़ कंठस्थ याद हो जाती है इंसान को। जैसे हम कोई वर्क को कंटिन्यूअस करते जाते हैं तो फिर आपका ध्यान कहीं भी हो, अगर उस काम में आप लगे हुए हैं तो वो वर्क ऑटोमेटिक होता है, मतलब आप हैबिचुअल हो गए उस काम में। तो आदत बनानी जरूरी है कि आपकी वृश्चिक राशि में कौन से नक्षत्र आएंगे, या वृश्चिक राशि में कोई ग्रह होने से कौन से नवमांश में, कितना डिग्री तक होने से कौन से नवमांश में रहेगा। कारक भाव का मतलब क्या है? कारक भाव का मतलब यही होता है कि कोई भी ग्रह आपके जहाँ भी बैठा होता है उस कारक भावों से संबंधित कुछ न कुछ फल आपको वहाँ पे बैठा हुआ भी प्राप्त करवाएगा। अगर चंद्रमा यहाँ अष्टम स्थान में बैठा है तो आपके चतुर्थ स्थान से पंचम होता है। अब अगर आपकी लग्न कुंडली से पंचम स्थान का अगर निर्णय किया जाए तो आप क्या करेंगे? आप खुद ही सोच लिए कि पंचम स्थान से आपको क्या क्या प्राप्त होगा। यहाँ पे आपको विवेक और बुद्धि के मामले में बहुत ज़्यादा एडवांस करेगा। अब बैठा अष्टम स्थान में है तो कौन सी विवेक और बुद्धि आएगी? आपको अध्यात्म की तरफ ले जा सकता है, आपको तंत्र मंत्र की तरफ ले जा सकता है, आपको ज्योतिष की तरफ ले जा सकता है। अब ये तो गलत बात हो गई, क्योंकि
फटाक से बोल दिया जाता है कि नीच का चंद्रमा ज्योतिष की तरफ कैसे लेके जाएगा। यही ज्योतिष, इसी को समझना बहुत जरूरी है कि जो ग्रह जहाँ बैठा होता है वो अपने कारक स्थान से कौन से स्थान में बैठा हुआ है, ये आपको देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर अंश बल में हीन हो और कोई गलत दृष्टि की वजह से हीन हो और कहीं से भी पाप प्रभाव की वजह से चंद्रमा क्षीण हो रहा हो, तब एक अलग मैटर करता है। लेकिन अगर बली है, वर्गोत्तमी है और अंश बल में भी बढ़िया है और कोई शुभ ग्रह की दृष्टि भी अगर पड़ रही है, तो यहाँ पे चंद्रमा बहुत बलवान होता है। माइनस फैक्टर इतना ही होता है कि कुछ ऐसे छोटे मोटे रोग पेट से नीचे के हिस्से में हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपके धन को बढ़ाने वाला होता है, क्योंकि दूसरे स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखेगा। तो धन हो, परिवार से संबंधित जितना भी कुटुंब आपका है वो हो, चतुर्थ स्थान से संबंधित जो भी सुख है आपके वो हो, उन सब को बढ़ाएगा, उन सब में वृद्धि करेगा। लेकिन साथ में आपके तंत्र मंत्र से संबंधित, आपके ज्योतिष से संबंधित, आपके वेदाध्ययन से संबंधित, आपके अष्टम स्थान से संबंधित जो योग बोले जाते हैं उनमें भी वृद्धि करेगा। तो चंद्रदेव है, कैसे वृद्धि करेगा? क्या मृत्यु प्राप्त करवाएगा? नहीं। चंद्र और सूर्य, इनको अष्टम स्थान का दोष नहीं लगता है, ये ध्यान रखिएगा। हमेशा दिमाग में इस चीज़ को सेट कर लीजिए। लेकिन अगर दोष नहीं लगता है और दोष वाले स्थान पे विराजमान है, तो कुछ न कुछ पीड़ा यहाँ पे आपको देंगे। आपके मन माफिक काम नहीं होने से आपको हमेशा मन में ये गिल्ट फीलिंग होगा कि मैं सबके लिए इतना अच्छा कर रहा हूँ, फिर भी मेरे लिए कोई नहीं सोच रहा है। उसका कारण क्या है कि आपका दिमाग बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है। आप उस अलग स्टेज में पहुँचा देते हैं अपने दिमाग को। अष्टम स्थान में बैठा हुआ ग्रह चंद्रमा आपके दिमाग को बहुत एडवांस स्टेज में लेके जा सकता है, अगर वो बली हो, अगर अच्छे और शुभ ग्रह की दृष्टि हो, अगर पावर में भी बली हो, चंद्रमा अपने बढ़ते हुए पावर में हो, तब आपको आपके दिमाग के लेवल को बहुत ज़्यादा एडवांस कर देगा। तो जो नॉर्मल दिमाग का लेवल है उसके अनुसार आप नहीं सोचते हैं, और उसी की वजह से चाहे घर परिवार से कुछ संबंधों में हो, जो आप सबका भला करने की सोच रहे हैं, सबके लिए अच्छा करने की सोच रहे हैं, सबका सुख, सबको सुख मिले आपके कामों के द्वारा वो सोच रहे हैं, लेकिन उनके शब्दों के द्वारा आपके मन को पीड़ा हो सकती है। ये ऐसा कुछ होता है कि चंद्रमा अष्टम स्थान में विराजमान होने से आप सबका हित करेंगे, इवन परिवार का ही नहीं, समाज का, देश का, सबके लिए भला सोचेंगे, सबके लिए अच्छा सोचेंगे। दिमाग का लेवल एक एडवांस स्तर पे होगा। आपको किसी से सुख मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये एक अष्टम स्थान का दोष है, चंद्रमा यहाँ विराजमान होने से। लेकिन अगर चंद्रमा क्षीण हो, चंद्रमा नवमांश में भी नीच का हो जाए और आपके अंश बल में भी नीच का हो जाए, और नवमांश में अगर आपकी जन्मपत्री में कुछ ऐसे खराब ग्रहों का दृष्टि या योग या युति इनके साथ हो जाए जो आपकी कुंडली के अनुसार अच्छी जगह का स्वामित्व उनको प्राप्त नहीं है, तब थोड़ी पीड़ा यहाँ पे आदमी को हो सकती है। कब तक? कम से कम ऐसा कोई भी बच्चा अगर कहीं पे है तो उनके माँ बाप को, उनके परिवार को उस बच्चे के साथ विशेष लगाव और विशेष स्नेह रखना पड़ेगा, क्योंकि वो आदमी का इमेजिनेशन पावर कुछ अलग स्तर पे, सोचने की थिंकिंग वगैरह अलग स्तर पे ले जाएगा। और बहुत बार वो माइनस पॉइंट अगर थिंकिंग करने लग गया तो बहुत ज़्यादा माइनस में जा सकता है। यह एक अलग प्रिडिक्शन है। इसके विषय में जैसा कि हमारा नियम है, हम माइनस फैक्टर को, वो डराने वाले फैक्टर के विषय में ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। क्यों? एक ही ग्रह को देख के कभी कुंडली का प्रिडिक्शन नहीं होता है। तो जो सीखना चाहते हैं उनके लिए इतना ही इशारा काफ़ी है, वो चीज़ें समझ जाएंगे। लेकिन जो अपनी कुंडली में किसी के चंद्रमा है और वो कहीं थोड़ा बहुत भी अगर माइनस सोच रहे हैं तो फिर उनके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। तो माइनस यहाँ पे केवल इतना ही है, अपने थिंकिंग लेवल को सुधारे। और अगर बच्चा छोटा है तो माँ बाप की जिम्मेदारी है कि उसको अकेला ना छोड़े,
हमेशा उनके साथ रहे, उनसे बात करते रहे, उसको गुमसुम नहीं रहने दे। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। हालांकि अगर वो 25 या 30 साल क्रॉस कर लिया और चंद्रमा की महादशा भी निकल गई और योग कारक ग्रहों की महादशा चालू हो गई, तो फिर डरने की कोई ज़रूरत नहीं। फिर ऐसा कुछ भी होगा नहीं, क्योंकि तब तक इंसान का मस्तिष्क पूरी तरह डेवलप हो जाता है और वो अपने हिसाब से चीज़ों को समझने लगता है और अपने हिसाब से उनको मैनेज भी करने लगता है। तो वैसा ही कुछ जन्मपत्री या ज्योतिष के विषय में होता है। ज्योतिष में आप किसी भी ग्रह को, एक ग्रह को नीच या ऊंच को लेके न तो ज़्यादा उत्साहित होना चाहिए और न ही ज़्यादा उसके विषय में नेगेटिव सोचना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण फल या संपूर्ण प्रिडिक्शन सब ग्रहों की जानने के बावजूद बहुत बार मिस्टेक होती है। यहाँ पे ज्योतिष में कोई फिक्स कोई चीज़ नहीं है, इसीलिए ज्योतिष को बोला जाता है देश काल परिस्थिति अनुसार प्रिडिक्शन करनी चाहिए। इसीलिए बोला जाता है कि जब तक जातक के विषय में आपको पूरी जानकारी नहीं हो या पूरी बात वो बता नहीं दे, तब तक उसका प्रिडिक्शन बताना बहुत मुश्किल होता है। और आजकल वर्तमान के समय में क्या हो रहा है कि आप अपनी जन्म डेट बताए, आपका भविष्य हम बताएंगे। भाई किसी के पास संजय दृष्टि या दिव्य ज्ञान हो सकता है, हमारे जैसे छोटे मोटे इंसान के पास ऐसा कुछ नहीं। हम चीज़ों को उसी तरह समझते हैं जिस तरह से आप हो या कोई दूसरा समझता है। हम कोशिश करते हैं कि जिस लेवल पे हम हैं उसी लेवल पे उस चीज़ को समझे। न तो कोई ग्रह हमको कुछ ज़्यादा दे सकता है, न हम किसी से बाई फोर्स ज़्यादा ले सकते हैं। बाई फोर्स मतलब उसका उपाय, चाहे स्टोन हो, चाहे मंत्र जाप हो, चाहे उसके विषय में कोई दान दक्षिणा हो, हम कुछ भी ज़्यादा प्राप्त नहीं कर सकते। हम वो ही प्राप्त कर सकते हैं जो संचित कर्म है हम लोगों का, और जो चलित कर्म है जिसके द्वारा हम लोग क्या कर रहे हैं, जो वर्तमान कर्म है वो हम कैसे काम कर रहे हैं। ये सब तीनों चीज़ों को मिला के ही हम लोगों को भविष्य में कुछ मिल सकता है। उसके बाद में परिवार से कनेक्टेड है तो सबका एक सम्मिलित असर उस परिवार में हमेशा बना रहता है। इसीलिए पहले के समय में 20-20, 30-30, 40-40, 50-50 आदमियों का परिवार एक साथ रहता था। उसका कारण यही था कि सबके सम्मिलित ग्रह फल देते थे। किसी के साथ बहुत अच्छा चल रहा है और किसी का खराब चल रहा है तो किसी को पता भी नहीं चलता था, क्योंकि जो मुखिया होता था परिवार का वो पता ही नहीं चलने देता था किसका खराब चल रहा है और किसका अच्छा चल रहा है। वो सबको समान दृष्टि से देखता था और समान रूप से व्यवहार करता था। तो ऐसे मुखिया की कमी और ऐसे परिवार की कोई कमी होने की वजह से आज हम लोग अपने अपने पर्सनल सुखों को भोग रहे हैं तो दुखों को भी भोग रहे हैं। कोशिश कीजिए अपने परिवार से जुड़े रहने में, अपने परिवार के साथ बैठने में। अगर आप दूर कहीं पे सर्विस कर रहे हैं, दूर कहीं पे रह रहे हैं, तो वहाँ पे भी कुछ सर्कल ऐसा बनाइए जो आपको पॉजिटिव रे दे सके, न कि नेगेटिव। जो आदमी हमेशा रोते रहता है, जो आदमी हमेशा अपने दुखों की बातें करते रहता है, जो आदमी हर चीज़ में तकलीफ की बातें करता है, जो आदमी सुख में भी दुख खोजने का कोशिश करता है, दूर रहिए, कोई फायदा नहीं है। और हमेशा ध्यान रखिए, अगर ऐसा आदमी 25 साल उम्र क्रॉस कर चुका है तो वो कभी नहीं सुधरेगा, क्योंकि उसने अपना एरो डेवलप ऑलरेडी कर लिया है। वैसा ही वो वैसे ही रहेगा, चाहे आप उसके लिए मंत्र जाप कर लो, चाहे आप उसके लिए दान दक्षिणा कर लो, चाहे आप उसके लिए कुछ भी कर लो, वो वैसा ही रहेगा। कुछ चेंज नहीं होने वाला है ऐसे आदमियों में, वो जिंदगी भर वैसा ही रहेगा और वैसे ही उसका लाइफ कटेगा। लेकिन आपको डिस्टर्ब कर सकता है अगर पास में, अगर आपके साथ रहता है, अगर आपके फ्रेंड सर्कल में है, अगर आपका बॉस वगैरह है, तो फिर इनसे दूरी बनानी बहुत ज़रूरी है। इनका भला कोई सिद्ध साधु पुरुष संत उधर से गुजरे, उनकी रे में ये आए, या बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रे जो बड़े बड़े अच्छे अच्छे मंदिरों की जो वास्तुशास्त्र के अनुसार हो, चाहे उनकी भक्ति पूजा भावना के अनुसार हो, अगर कुछ समय उनको वहाँ बिताना हो जाए या वहाँ पे रहना हो जाए, तब इनमें कुछ चेंजेस आ सकती है। क्योंकि वहाँ पे पॉजिटिव रे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होने की वजह से धीरे धीरे इनकी नेगेटिविटी कम होती जाएगी। तो कोशिश यही है जन्मपत्री के विषय में या प्रिडिक्शन के विषय में, जब उस लेवल तक आप पहुँचो उसके पहले संपूर्ण अपनी जानकारी आप इकट्ठी करो और उसके बाद में सबसे ज़्यादा जानकारी आप अभ्यास के द्वारा प्राप्त करो। क्योंकि पुस्तकों में आपको केवल उतना ही मिलेगा जितना सबको प्राप्त है।
जिनका भी डेवलपमेंट ज्योतिष में हुआ है वो अभ्यास के द्वारा हुआ है, पुस्तकों के द्वारा केवल इशारा मिलता है। कोई भी मंत्र हो, चाहे श्लोक हो, चाहे पुस्तक हो, अलग अलग विद्वानों की वर्तमान में भी अलग अलग पुस्तकों में आपको बहुत कुछ अलग अलग मिलता है और बहुत कुछ नए श्लोक जुड़े हुए मिलते हैं। ग्रह को समझे, उसके कारकत्व को समझे, हर पाठ में प्राय कर हम बोलते हैं, और जिस भाव में वो प्लेस है उसके कारकत्वों को समझे कि वो भाव क्या चीज़ का है, कौन सी चीज़ें उस भाव से देखी जा सकती है, और अपने कारक भाव से और अपने राशि भाव से कहाँ पे कितना नंबर पे विराजमान है, ये सब चीज़ों को दिमाग में जब आप फिक्स कर लेंगे तब आपको बाकी योग, राजयोग, लक्ष्मी योग, विष योग, दुर्योग, ये सब समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको कुंडली देखने के साथ साथ पता चल जाएगा कि ये चीज़ें यहाँ पे इनके साथ गलत हो सकती है। उसके बाद में जातक के पास बैठिए और उसकी पूरी कहानी सुनिए, अगर वो बताना चाहे तो। अगर वो नहीं बताना चाहे तो सिंपल आप भी छोटा सा बता के उसको स्टॉप कर दीजिए, क्योंकि वो नहीं बताएगा तब तक आप कुछ नहीं बता सकेंगे। आपको जब तक पता नहीं चलेगा ये कौन से ग्रह से कौन से संस्कारों के वशीभूत है और कौन से ग्रह इनके ऊपर ज़्यादा इफेक्टिव है, तब तक आपका प्रिडिक्शन सही जाना बहुत मुश्किल होता है। आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। पाठ से संबंधित कोई भी बात हो आप कमेंट करें, कोशिश करेंगे हर कमेंट का अभी तक 100% आंसर देते आ रहे हैं, और आगे भी माता रानी से यही दुआ है कि इतना समय ज़रूर मिले कि आपके कमेंट का आंसर ज़रूर दे सकें। तो अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माता की।